मैं खुद ही अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं। तो यह शेर मुझे याद आया जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा सर का, अस्तित्व की तलाश में। आज हम मिल रहे हैं बिहार में जन्मे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नरेंद्र नाथ मिश्रा जी से। नरेंद्र नाथ मिश्रा जी का पत्रकारिता में लगभग 20 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है और ग्राउंड रिपोर्टिंग, मैं कहूँगा ग्राउंड रिपोर्टिंग, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और कॉमन मैन के बीच में बहुत ज्यादा जाकर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, इसीलिए काफी विख्यात हैं। मेरे जैसे लोगों को काफी पसंद आते हैं इनकी रिपोर्टिंग का जो स्टाइल है। बिहार से दिल्ली तक पहुंचने की इनकी यात्रा के बारे में मैं चाहूंगा ये कुछ बताएं इस बातचीत को जब हम शुरू करेंगे। एक बुक जो इन्होंने वर्ष 2024 में लिखी, बड़ा ही कैची सा टाइटल, इंडिया ऑन द मूव व्हेन जय श्री राम मेट भारत माता की जय। इस पुस्तक में इन्होंने भारत की सोशल और पॉलिटिकल जर्नी को कवर किया और बहुत अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स दिए उस पर। इसमें उनका साथ निभाया वरिष्ठ पत्रकार मरिया शकील ने। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि नरेंद्र नाथ मिश्रा जी अपना एक छोटा सा परिचय हमें सबको दें और अपने बारे में बताएं कि 20 साल के इस अनुभव में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, जिसे उन्होंने अपनी किताब में भी कैप्चर किया। भारत को कैसे देखते हैं और हमारे सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को किस प्रकार से वो देखते हैं। नरेंद्र नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र नाथ मिश्रा जी का कविशाला के आवाज मंच पर। सभी का आभार इस मंच पे बुलाने के लिए। जहाँ तक सफर तो कंटिन्यूस होता है, कोई ऐसा कुछ वो एक कोई फिल्मी कहानी तो होती नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, फिर नौकरी करते हैं और उसके अलावा जहाँ जहाँ अवसर मिलता है आप बढ़ते चलते हैं। तो पटना से शुरुआत की, बेहतर विकल्प मिलता गया, मेरठ, कानपुर, रांची, नोएडा घूमते हुए दिल्ली तक पहुँच गया और इसी दौरान पिछले 20 से 22 सालों में बिहार के मुखिया चुनाव से लेके यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन तक को कवर किया। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो अभी रिपोर्टिंग की जारी है। उसी दौरान आपने देखा एक किताब भी आई। तो बस ये एक अधूरा सफर है और शायद हर बार इसमें कुछ न कुछ अपडेट होता रहता है। बाकी तो मैं सर से समझना चाहूँगा कुछ वर्तमान में एक मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा मैं कहूँगा है, एक पत्रकार होने के नाते आप यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई 2026, यूजीसी 2026, जिस पर काफी शोर भी मचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा, चीफ जस्टिस माननीय सूर्यकांत जी ने, कि ये काफी वेग है, इसको रिव्यू करा जाए, केंद्र सरकार को फिर से गाइडलाइंस को रिव्यू करना चाहिए, फिर से इन्हें वापस लाना चाहिए, तब तक पुरानी गाइडलाइंस ही इफेक्टिव रहेंगी। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है सर इस पर? मैं एक बार आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा। बहुत ही विवादित सवाल से पूछ लिया, तो खैर मैं उसमें मैं कोई पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देता नहीं हूँ। देखिए, ऐसा जो आपने ऑब्वियसली देखिए मुद्दा यूजीसी में सही गलत ये क्या है वो अलग बात है। वो एक लंबा सीरियस और एक गंभीर डिस्कशन होना चाहिए जो होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप खेमे के हिसाब से बात कर इसमें होती है और यहाँ इसी मुद्दे पे हुआ भी। जो अपर कास्ट है वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं और जो ओबीसी है दलित हिसाब से बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज में कानून क्या होना चाहिए ये अपनी जगह पे वो लोग हमेशा कानून में बेहतर बनने की गुंजाइश होती है। लेकिन इस कानून से अगर हट के दूर के बात करें, जो इवन मीडिया में या बाकी विमर्श में भी हो, कुछ चीजें आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। अगर अपर कास्ट पर सुप्रीमेसी है तो है, रहा है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं जी। कानून के दायरे के अलग। अगर उनका मीडिया हो या बाकी जगह व्यवस्था में उनका है तो है, उसमें कोई ऐसी तो नहीं है। आपको याद होगा जब शुरू किया था, जब 2013 की बात है, शायद 13 या 14 की बात है, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 2011 में जब सेंसस होना था
जनगणना, तो उस समय जो यूपीए सरकार में थी और तमाम विपक्ष में बीजेपी थी और बाकी लोगों ने सरकार पे दबाव बना के उसमें जाति जनगणना करवाया गया था। 2011 में जाति जनगणना हुई, होने के बाद 2014 में उसकी रिपोर्ट आई। मुझे याद है कि जब शाम में हम लोग बाहर में कहीं थे, अचानक कुछ लोग खबर आई कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है और होम मिनिस्ट्री में वो रिपोर्ट जानी थी। होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट आई कि आज 3 बजे वहां जमा होगी। सभी लोग दौड़े, वहां ऑफ रिकॉर्ड बता दिया कि रिपोर्ट आ गई है। जब सब कुछ रिपोर्ट बन के रेडी हो गई, रिपोर्ट जमा हो गई और अभी हम बात कर रहे हैं, क्या कभी किसी ने रिपोर्ट को देखा? और आप किसी से पूछ लीजिए, सबको उस रिपोर्ट का कंटेंट सबको पता है। रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, कुछ ऐसी असहज सच रही होगी तभी रिपोर्ट नहीं आई। और ये बाद में ऐसा कहा गया कि सभी ने सहमति से, तमाम राजनीति, ये मैच्योर अच्छी बात है। अगर किसी को लगा तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट मौका था कि अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगा कि ये रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए या कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो जिससे फैब्रिक खराब हो सकता है, उसका सच समाज को असहज कर सकता है, तो नहीं किया। वो अपनी जगह पे है, उसका ठीक है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई आज की तारीख तक। एक और जनगणना हो रही है, फिर अगर आप 4 साल बाद देखेंगे इसका भी हश्र क्या हुआ देखिए। तो कुछ चीजें हम, जैसे बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी को फंसाना नहीं चाहिए, अगर अपर कास्ट की बात है तो बिल्कुल सही है कि आप हमें बिना कहे हमको दोष नहीं दे सकते, बिल्कुल। इसमें कौन बोलेगा? कोई भी कास्ट हो या इसमें किसी के कास्ट, वर्ण, धर्म से किसका हित है। लेकिन आप ये कहते हुए ये बोलेंगे कि नहीं एकदम समाज में इक्वलिटी है, बात वहां से हो जाती है। आप बात बोलिए कि कानून फेवर एक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कीजिए कभी खुद में गलत हुआ है नहीं हुआ। ये मेरे हिसाब से गैप यही है। तो नरेंद्र जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि जनगणना के समय पर रोक लगा दी गई, आपस में सहमति बनाकर सभी ने, तो क्या ये जो गाइडलाइंस आती हैं इस तरह की जिसमें विवाद बन जाता है या अलग अलग समाज के लोग उसे एक मुद्दा बना देते हैं, तो क्या इस पर कोई कमेटी नहीं होती कि जो रिव्यू करे और उसके बाद इसकी कुछ फीडबैक ऊपर दे और बोले कि नहीं, इसे नहीं पब्लिश करना चाहिए या इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए हमें? देखिए, देश बहुत बड़ा है, समाज बहुत बड़ा है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स हैं इसमें कि कई बार आप जब एक घर में आप होते हैं और 10 लोगों का फैसला लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आपको पता नहीं होता है। अब बाद में आपको पता चलता है कि वो सही हो गया या कुछ गलत हो गया या इसको बेहतर ले। एक 10 लोगों के परिवार में आप कई बार होल्ड करते हैं, नहीं करते हैं, कि आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। ये तो यहाँ भी इतना बड़ा देश है, तो वो अपनी जगह पे, ये आप कह दीजिए कि वही एक फैसला लीजिएगा वो कंप्लीटली सही होगा या उसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, वो मुझे लगता है किसी सरकार के लिए ऐसा नहीं है। मेन होता है कि जब आप कुछ चीजें आती हैं, कुछ ग्रीवांस आती हैं, जब सामने कोई सवाल उठते हैं तो उसको आप टैकल कैसे करते हैं। किसी सरकार का इकबाल या किसी का विश्वास या किसी का जो भी एक काम करने का तरीका तब समझ में आता है कि आप उस आने वाले सवाल, आने वाली चुनौतियों, आने वाले रेजिस्टेंस को कैसे झेलते हैं जी। उसी में ये होता है। पर हाँ, इसमें एक अच्छी, पूरे इस एपिसोड में एक सबसे अच्छी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा कि हाँ, अगर हमें कोई बात गलत लगती है हम जाकर अपनी बात रख सकते हैं और उस पर हमें जरूर कुछ जवाब मिलेगा और सही मिलेगा जो भी मिलेगा। ऐसे ही पीछे किसान आंदोलन के समय पे भी कंट्रोवर्सी हुई, बीच में डॉग्स वाला मुद्दा भी था, उस पर भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई, एक ऐसा ही था। तो बस मैं सिर्फ एक नजरिया अपना क्लियर करने के लिए और सभी का नजरिया उस विषय पर क्लियर करने के लिए आपसे ये सवाल पूछा, नथिंग पॉलिटिकल। मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, आपका जो 20 वर्षों का अनुभव है, अभी जिक्र हो रहा था कि यूपीए गवर्नमेंट थी जिस समय पर पुरानी जनगणना हुई, आज बीजेपी के कार्यकाल में होगी, 2026 में होगी अप्रैल में शुरुआत। तो पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? पिछले दशक और इस दशक के बीच में क्या अंतर आया, क्या नए चीजें सामने आई, पहले ज्यादा अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा हो रहा है, या कुछ नए मायने तय किए गए हैं पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए? मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मैंने अपने दिल्ली में 2 महीने बड़े आंदोलन को कवर किया है। एक अन्ना आंदोलन
बहुत बड़ा आंदोलन था, खासकर हम लोग के जनरेशन का। दूसरा किसान आंदोलन, वो भी हम लोग के जनरेशन का सबसे बड़ा आंदोलन था। बिल्कुल। अन्ना आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे मनीष तिवारी। वो आए 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और हर सरकार को, हर जो सत्ता में होती है, उनको सामने जो आंदोलन कर रही होती है वो एंटी सोशल दिखता है। ऑब्वियस है वो, उसमें कोई तो मनीष तिवारी ने जो अन्ना मूवमेंट था उसको नक्सल प्रभावित आंदोलन बता दिया था कि इसमें नक्सल लोग लगे हुए हैं। ये 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाकी मीडिया ने तो नहीं दिखाया, या मतलब दिखाया, लेकिन उनकी ऐसी हालत कर दी कि 4 साल 5 साल तक वो टीवी पे नहीं दिखे थे। मतलब एक मीडिया के रूप में एक आंदोलन के साथ मीडिया खड़ा हुआ। फिर आइए हम किसान आंदोलन में, इसी तरह एक केंद्रीय मंत्री इसी तरह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, और उन्होंने उस वक्त कैमरा भी नहीं, ऑफ कैमरा बोल दिया कि इसमें खालिस्तानी और बाकी एंटी सोशल एलिमेंट, और उसी दिन से सारे टीवी ने सिर्फ वही खालिस्तान चलाया। तो ये मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ ये कैसे हुआ जी। और वो मंत्री का बिना काउंटर किए हुए, बिना मंत्री का लगातार बयान चला, कहा भी क्या है। अंत में दोनों आंदोलन में आंदोलन वालों की जीत हुई, हार किसकी हुई? मीडिया की। ठीक बात है। तो दोनों केसेस को अगर हम स्टडी करें, जैसे आपने बताया डिटेल में, तो कहाँ आपको अंतर कहाँ नजर आता है कि मीडिया पहले से मजबूत हुआ या कमजोर हुआ इन 10 सालों में पिछले? निश्चित तौर पे कमजोर हुआ। हाँ, आप किसान आंदोलन में सरकार के साथ मीडिया एक पक्ष बन गई थी। किसान आंदोलन में किसान आंदोलन को रिपोर्ट नहीं कर रही थी। किसान आंदोलन पहला एक इंडिया का ऐसा आंदोलन था जहां पे हम लोग सामने में मीडिया के कुछ बड़े लोग सिक्योरिटी के साथ जा रहे थे। ऐसा पहले अन्ना मूवमेंट जब हो रहा था तो मीडिया सरकार के खिलाफ थी ना, या सरकार जो एक आंदोलन के साथ। तो आपको किसी आंदोलन में मेन स्ट्रीम मीडिया को एक सुरक्षा घेरे में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया? तो सरकार को अपनी जरूरत होनी चाहिए थी ना। ये तो आप देखिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि क्या बदला, अन्ना आंदोलन ने भी लोकपाल ले लिया, किसान आंदोलन ने भी मीडिया जो भी करती रही 2 साल तक लेके ये जीत तो गए। सरकार ने कानून वापस तो ले लिया, मीडिया का वही महिला अंत में लूजर कौन रहा? आज की तारीख में सरकार में जो किसान आंदोलन करने वाले कुछ लोग, जो नेता है, वो आज की तारीख में बीजेपी में मिल चुके हैं। लोग अपनी क्रेडिबिलिटी या अपनी जो प्रासंगिकता किसने खोई? मीडिया ने ना, मेन स्ट्रीम मीडिया ने। ठीक बात है। एक हुआ। दूसरा कारण ये भी हुआ कि वो जो अन्ना आंदोलन के समय में और आज में तारीख में कि अल्टरनेटिव मीडिया की इमरजेंसी इतना नहीं था। किसान आंदोलन एक ऐसा था जो हाल की तारीख में आप देखिए कि अब कई, अगर आपको अपनी आवाज चाहिए तो आपको मीडिया के पास आने की जरूरत नहीं है, और लोग जा भी नहीं रहे हैं। ये एक मीडिया के लिए बहुत सोचने की जरूरत है कि आज की तारीख में किसी को अगर कोई समस्या है तो मीडिया के पास नहीं जा रहा है। ये उनके लिए, और मीडिया के पास नहीं जा रहा है और वो खुद अपनी आवाज उठा के मीडिया को मजबूर कर दे रहा है कि आप आवाज उठाएं। जब नोएडा में अभी 10 दिन पहले जो युवराज की मौत हुई, कोई आदमी नोएडा अथॉरिटी को गाली देने के लिए मीडिया के पास नहीं गया। लोगों ने सोशल मीडिया पे उठा के ऐसी हालत कर दी कि अब मीडिया को आवाज उठानी पड़ी। पहले मीडिया फर्स्ट होता था लोगों की आवाज उठाने वाला, आज मीडिया लास्ट होता है। तो आप ये कहेंगे कि मीडिया का भी अल्टरनेटिव है आज की सोशल मीडिया है? सोशल मीडिया अल्टरनेटिव मीडिया है। हाँ। अब ये एक जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, अल्टरनेटिव मीडिया। आप ये एक मीडिया में रहते, जैसे मैं हूं तो मैं मुगालते में ये कहूं कि सिर्फ मैं मीडिया हूं, ऐसा नहीं है। अल्टरनेटिव मीडिया पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है। आप उनको खारिज नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ इंडिया के फिनोमिना नहीं है। अभी अमेरिका में 2-3 अभी एंकर निकले हैं, वो उनका जब आता है, जितने पूरी जिंदगी में उनके जितने व्यूज नहीं हुए, उनके व्यूज आज की तारीख में यूट्यूब पे हो गए, जो शो हो रहा है। बिल्कुल। और आज की तारीख में अगर मेजोरिटी ऑफ द न्यूज देखें ग्लोबली, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वो अल्टरनेटिव मीडिया ने ब्रेक की है। तो इसीलिए एक मेन स्ट्रीम मीडिया को पहली बात अपने एक रियलिटी चेक से गुजरना पड़ेगा, और दूसरा समझना पड़ेगा कि वे सिर्फ वे मीडिया नहीं है। अब इसे पसंद करें नहीं करें, लेकिन आज की तारीख में जो अल्टरनेटिव मीडिया है वो एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है, जिनकी अपनी ताकत है, जिनकी अपनी आवाज है, और वो इंडिपेंडेंटली बिना मेन स्ट्रीम मीडिया के वो अपनी आवाज रास्ता निकाल सकते हैं। तो अगले 10 साल में आप कहाँ देखते हैं, लाइक मीडिया का प्रभाव जो है, अल्टरनेटिव मीडिया क्या डोमिनेट कर जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया को आने वाले 10 सालों में?
इसमें दो कारण है। पहली बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया की एक सीमा है इंडिविजुअली, क्योंकि एक रेवेन्यू मॉडल होता है। या टीवी का अगर देखें तो टीवी में कितनी व्यूअरशिप कम हो गई या रेवेन्यू का इशू होता है। प्रिंट मीडिया में आज की तारीख में कौन पढ़ता है, नई जनरेशन अखबार, सर्कुलेशन फिक्स्ड ही हो जाएगा। तो कॉस्ट एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी जो एक स्वरूप है वो भी ऐसे चैलेंजिंग है। एक रेवेन्यू मॉडल हिसाब से, सर्वाइवल के हिसाब से वो कितने सर्वाइव करेंगे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी अपने आप को अडॉप्ट करेगी या दूसरे अलग अलग चैनल पे जिस तरह से वो कैसे करेगी री इन्वेंट, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया को भी जब आगे आने वाले समय में या अभी से ही उनको भी एक कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद इस पोलराइज सोसाइटी में जहां पे आप बिना एक पक्ष लिए आप बात नहीं कर सकते हैं, वहां पे अल्टरनेटिव मीडिया को भी आगे आने वाले समय में क्रेडिबिलिटी का सवाल झेलना पड़ेगा। आपने अपनी बुक में इंडिया ऑन द मूव में, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, जेएनयू का जिक्र किया जी, और वहीं से उसको जोड़ा जो नारा है व्हेन जय श्री राम मेट विद भारत माता की जय। तो थोड़ा संक्षेप में उसके बारे में समझाएंगे हम सबको कि कैसे ये बुक में स्टार्ट होता है और आपका पक्ष क्या था इसके बारे में, या नजरिया क्या था इस पूरे आंदोलन को लेकर। देखिए, किताब के पीछे ये सोच ये है कि हम लोगों का ये मानना है जो जेएनयू में जो कांड हुआ था वो इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को दिशा देने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। उस वक्त एक छोटी सी घटना लगे कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रही है घटना, ऐसा लोगों को लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि अभी तक जो होता था कि देश में लोगों ने हिंदुत्व की राजनीति देखी थी, जाति की राजनीति देखी थी, और हिंदुत्व की राजनीति का पीक देखा था 91-92 में, तो बाबरी मस्जिद टूट गया था, वो तो पीक था ना, उससे ज्यादा पीक क्या होगा। तो हिंदुत्व की राजनीति की एक सीमा थी, वो तो देख चुका था उसके बाद उसकी। लेकिन राष्ट्रवाद जो था, हिंदुत्व की राजनीति का जो मेटाफोर जय श्री राम, हिंदुत्व की राजनीति, लेकिन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद सबके लिए था। प्रभात फेरी हो या बाकी किसी भी पार्टी के इसमें देखें तो भारत माता की जो नारा, ये भारत माता की जो नारा था वो सबके लिए था। ये कंसेप्ट नहीं था कि ये राजनीति का एक टूल हो सकता है। जेएनयू घटना के बाद इतनी तेजी से पसरा राष्ट्रवाद आते आते, और उसको किसी को आइडिया नहीं था कि वो व्हाट्सएप से निकलते हुए, लोगों के बातचीत निकलते हुए, आप अगर 16 से पहले सोचिए या 10 साल पहले, अगर बातों में आप कभी क्या आपने पीछे मुड़ के सोचे कोई आपको कहता था कि आप एंटी नेशनल हो? ये कंसेप्ट ही नहीं था। ये वर्ड एंटी नेशनल, आप एक कंसेप्ट एक लाख लोगों की भाषा में ये चीज ही नहीं था कि राष्ट्रवाद इस तरह से आ गया। आपको याद होगा 17-18 में हम लोगों ने कवर किया था, जब अब कांवर आती, कांवर में कभी आप सोच नहीं सकते थे कि आप सबसे ज्यादा झंडा तिरंगा होगा, ये सब बियॉन्ड ये सब था। तो ये जो पैरेलल चलती थी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, पैरेलल लाइन, वो लाइन जेएनयू के कारण दोनों लाइन मिल गया और एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो इसीलिए वहां के बाद जो तमाम चीजें जो देखते हैं वो गांव तक पहुंची, वो आप एंटी नेशनल हो या उस तरह की चीजें हो। तो आपने देखा होगा कि हर चैप्टर में, इसीलिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप चैट को हर चैप्टर में अलग अलग बनाया कि कैसे लोग बात करते हैं। तो आज की तारीख में जो उसके बाद जिस तरह से समाज में पोलराइज्ड हुआ, आप चाहे तो इधर के हैं या उधर के हैं, तो वो सब चीजें हुई। तो उसी आधार पे फिर आगे जिस तरह से घटनाएं हुई फिर बनाया गया। तो क्या आपको लगता है कि आज जो हमारी पॉलिटिक्स है वो मीडिया को प्रभावित कर रही है कहीं ना कहीं? जिस तरह की पॉलिटिक्स आप अभी हम जिक्र कर रहे हैं, जो सब चीजें चल रही हैं, इससे कहीं मीडिया प्रभावित है? कभी हम देखते हैं टीवी चैनल्स पे डिबेट हो रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है, और हमारे न्यूज एंकर दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान में घुस गए, जिसकी कोई पुष्टि नहीं है। इसमें कहने की क्या बात है, मीडिया प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट उनको भी कोई कंफ्यूजन होगा इस बारे में, समझे। तो उसमें तो मीडिया के स्टैंड के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए शायद जो मीडिया का जो एक व्यूअरशिप, स्पेशली टीवी डिबेट का जो व्यूअरशिप था, जो एक समय जो पीक किया, आज की तारीख में खुद टीवी वालों से पूछो, वो ब्लीड कर रहे हैं, उनके नंबर्स नहीं है, लोग देख नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम सबके बीच में है आज के डेट में, मैं उसको 3T बोलता हूँ, ट्रम्प,
टैरिफ और टेंशन, तीनों एक साथ चल रहे हैं। तो 3T है, ट्रम्प, टैरिफ और टेंशन। तो क्या ये चलता रहेगा कि भी मैं ताकतवर हूं और मैं कमजोरों को दबाता रहूंगा, कि मैं ग्रीनलैंड को कहूंगा कि मैं तुम्हें खरीद लूंगा, मैं किसी को कहूंगा तुम पे टैरिफ लगा दूंगा? तो ये इसका क्या तोड़ सोचते हैं, कैसे रोका जा सकता है? भारत ने एक अच्छा मूव किया, अब इसके परिणाम आने बाकी हैं, जो हमने FTA किया उसके यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो क्या लगता है आपको कि ग्लोबल सिनेरियो कैसे बदलेगा और कैसे भारत इससे अनछुआ रहे? अभी तो अफेक्टेड है कहीं ना कहीं। देखिए, एक अभी पिछले कुछ सालों से रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का दौर हो रहा है, सब आदमी जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमको भारत माता की जय कहने से हमको लाभ होता है, तो वो भी अमेरिका माता की जय कह रहे हैं। यहाँ बैठ के अगर आपको लग रहा है, आप वहां के जाके, जब मैं इस बार मैंने अमेरिकन इलेक्शन को कवर किया, वहां के गोरों के बीच में बहुत पॉपुलर है, आज की तारीख में है वो, आज की तारीख में भी जीतेंगे वो। तो फिर वही दिक्कत वही है ना कि आज की, जब ये सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है, अब मैं कई लोगों को जानता हूं, NRIs को, जिनको इंडिया में, अमेरिका में हार्डकोर डेमोक्रेट्स, लिबरल सरकार चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो एकदम हिंदू राष्ट्र के लिए पैसा दे रहे हैं। तो इस कंट्राडिक्शन में जब जी रहे हैं, तो ट्रम्प कहाँ? पहले तो हम जी रहे हैं। तो अगर वो टैरिफ दे रहे हैं, तो उनको चुनाव जीतना है, उनको से क्या मतलब है? चुनाव तो किसी नाम पे जीते हैं। एंड मैं ट्रम्प की इस बात की मैं तारीफ हमेशा करता हूँ कि ट्रम्प अकेला नेता है, जो जैसा बोलता है वैसा दिखता है, और जो चुनाव से पहले जैसे बोला वैसे ही किया है। वो कभी ये नहीं बोला है, आप एक शब्द, अगर ट्रम्प को अगर 2010 में अगर देखें, उस बंदे ने कोई अपने पोजीशन में चेंज नहीं लिया है, नहीं किया। तो अमेरिका के लोगों ने उसी को सुन के उसी स्टैंड के लिए वोट किया है। तो इसीलिए अगर मुझे लग रहा है कि वो टैरिफ के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लोग हैं। अगर हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा डाइवर्ट होगा लेकिन आप और क्लैरिटी समझेंगे। आप एक सोचिए कि आप जिस कंट्री को आपने जन्म दिया, जो कंट्री आपका हमेशा, बांग्लादेश आपके साथ रहा, आपने कभी सोचा कि क्यों हो गया? मैं इंग्लैंड में फेलोशिप में था, वहां पे पूछा, बांग्लादेश जर्नलिस्ट लोग साथ में थे, तो मजाक चल रहा था। मैंने कहा एक बात बताओ यार, लास्ट कोई कंट्री जिसके साथ तुम्हारा खराब होना चाहिए था, वो इंडिया था। ऐसा हम लोगों ने तुम्हारी क्या कर दी कि तुम कह रहे हो? तो बोला एक बात बताओ, वहां कोई भी गवर्नमेंट कोशिश खराब किसी कंट्री से कोशिश नहीं करती है, लेकिन आपके यहाँ टीवी पे होल डे लिखते हो कि बांग्लादेशियों को बाहर फेंक देंगे, बांग्लादेश इज अ वर्ड। तो कोई भी होगा, आप वहां पे जो ताली बजाए, हम लोग देखे तुम्हारा, हम अगर वहां पे बोले कि सारे इंडियन को हम फेंकते जाएंगे, अब उस इंडियन कंसेप्ट गलत आया नहीं आया वो अलग डिबेट है, लेकिन आपको कैसा लगेगा? नहीं हो ठीक बात। आप यहाँ बैठ के चुनाव में ऐसा लगातार लगता है कि बांग्लादेशियों को फेंक देंगे। अब यहाँ अच्छा आपको लग रहा है, हो सकता है, लेकिन वहां पे जो चल रहा है उसके आसपास के डोमेस्टिक लोगों को कैसा लगता होगा? तो ये जो सब चीजें हैं ना, कई बार हम वही उनके रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का दौर हो गया है। सब लोग अपने जगह पे चल के, जहाँ पे जो विस्तार होना चाहिए सोच का, वो ट्रम्प से लेके अपने देश तक सब जगह ये चीज हो गया है। और एक दौर आया, और मुझे लगता है कभी ना कभी हर चीज का एक एक्सट्रीम होता है। ट्रम्प को देखते हुए वही लगता है कि एक्सट्रीम हो गया, फिर वहां से बैक टू नॉर्मल होगा। अब देखिए, वो तो साइकिल है, एक साइकिल है। तो ट्रम्प को भी देखा था, कल जाकर 10 साल बोलेंगे हम लोग ने ट्रम्प को भी देखा था। जी तो एक दौर है, ठीक है, तो एक उम्मीद भी है साथ में कि हाँ चीजें बदलेंगी और फिर से ठीक होंगी। कुछ आपकी बुक में से कुछ ऐसे एनेक्डोट्स या कुछ ऐसे किस्से जो आप साझा करना चाहें, जो कभी आपने देखे हो किसी कॉमन मैन के साथ होते हुए और आपको टच कर गए हो, आपको लगता है कि हाँ ये ऊपर तो कुछ और चल रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि डिजिटल इंडिया, मैं कल ही पेपर में पढ़ रहा था, मुझे पेपर पढ़ने का शौक है। ज्यादातर होता क्या है कि पेपर में जो लिखा होता है आप पहले दिन पढ़ चुके होते हो, पर फिर भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ स्टैटिस्टिक्स आते हैं जो आपको रियलिटी दिखाते हैं। जैसे एक था कि हम डिजिटल इंडिया की ओर तो बढ़ रहे हैं, पर साथ में ग्राम पंचायतें, जो हमारी सबसे पहली आप कह सकते हैं सरकार है गाँव में, आज भी
हरियाणा में कुछ 6500 के करीब ग्राम पंचायत है और उनमें केवल 10% के पास कंप्यूटर है। ऐसे ही पंजाब का था, पंजाब की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनके पास 2% के पास कंप्यूटर है। तो हम डिजिटल इंडिया का जो ड्रीम दिखा रहे हैं या देख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ, हम बहुत आगे बढ़े हैं, हमने बहुत कुछ अचीव भी करा है, पर जो हमने अचीव किया वो बहुत ऊपर लेवल पे है, वो शायद पढ़े लिखे लोगों के ज्यादा काम आ रहा है। पर जो नीचे लोग हैं, जो इस पंक्ति में लास्ट में खड़े हैं, जिनको सरकार के बेनिफिट मिलने चाहिए, उन तक शायद वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा कोई आपने अपनी रूरल कोई रिपोर्टिंग करते हुए कोई कॉमन मैन के साथ किसी वार्तालाप में कोई ऐसा किस्सा सामने आया हो जहां आपको लगा हो कि हाँ, इस तक नहीं पहुंच रही है चीज, पर हाँ ये अवेलेबल है और उसे कैसे पहुंचाया जा सकता है? इसको मैं दूसरे रूप से बता रहा हूँ जी, मैं आपको किताब के रेफरेंस से बता रहा हूँ। हाँ, मैंने ट्रैवल काफी किया। एक आपको 2016 में नोटबंदी हुआ। हाँ जी। उसके बाद पहला इलेक्शन यूपी इलेक्शन था, तो मेरठ के अंदर एक गांव में गया, तो पूछा कैसा है नोटबंदी, कैसा हमारे बारे में बर्बाद हो गया, ओखला में जॉब करते थे, सब हो गया, क्या है, बड़ा दुखी टाइप लड़का टाइप था, तो क्या अब क्या होगा। तो छोड़िए ना, बाकी लोग कितना देखे, हवाई जहाज से पैसा फेंका है समुद्र में, सबका बर्बाद हो गया। वो खुश था, उसने शुरुआत हुई बहुत दुखी से जी, उसका खुद का जॉब चला गया था, बिल्कुल, लेकिन उसको इस चीज की खुशी थी कि उसने सुना था। कहाँ सुने जी ऐसा हम हवाई जहाज से गिरा है, हम तो सुने यार, आप लोग छोड़िए ना, आप लोग तो झूठ बोलते हैं। तो उसको ये जानकारी थी कि किसी ने अपना पूरा पैसा समुद्र में गिर गया, उससे वो बहुत खुश था कि सब ब्लैक। एक घटना ये थी, उसका असर देखा, अगले साल यूपी में जीत गए। 2019 में मैं पूर्णिया में था, उसी तरह से एक गांव में, पूर्णिया के बहुत दूर में, बहुत ही एक बुजुर्ग थे, बहुत दुखी, महंगाई बढ़ गई, बहुत तरह जीवन में उनका अपने जीवन में कष्ट था, लेकिन उनको ये जानकारी थी कि भारत का मान बढ़ा है, अच्छा, भारत विश्व गुरु हो गया है, इसीलिए वो वोट देंगे। उनके लिए था कि सब कुछ, हाँ बात तो है कि ये गड़बड़ है, ये गलत है, ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन भारत मजबूत हो गया तो वोट। तो उसी वक्त लग गया था कि ये चीजें लोगों के ध्यान में है। हाँ। तो और उस दोनों में आपको रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा व्यू, सही लग रहा है सुनने में मुझे। आजकल यही है। तो कविशाला आगाज टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।